Hello everyone, I again welcome you all to your very own R Underway, your voyage to maritime mastery। तो इस चैनल के तहत हम लोग बात कर रहे थे फॉर सेमेस्टर 2025 बैच एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ठीक है, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को हम स्टार्ट करते हैं बाय मी कैडेट वच्छ्री द्विवेदी। इस सब्जेक्ट के तहत हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट कॉम्पोजिशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। चैप्टर 1 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। कॉम्पोजिशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस पे हमने प्रीवियसली 2 वीडियोस ऑलरेडी रिलीज कर दी हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आई सिंसियरली रिक्वेस्ट यू टू प्लीज वॉच दोज वीडियोस बिफोर कमिंग टू दिस वीडियो। Why? Because the reason is very simple कि उन 2 वीडियोस में हमने ग्राफिकल मेथड और एनालिटिकल मेथड दोनों को समझ लिया है। ठीक है, अब आज हम थोड़ा फर्दर इस चैप्टर में जाएंगे एंड विल बी डिस्कसिंग अबाउट एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस, लैमीज थ्योरम, विल बी सीइंग फ्री बॉडी डायग्राम्स एंड विल आल्सो बी सीइंग आउट इक्विलिब्रियम कंडीशंस फॉर कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस। ये जो है काफी मिलता जुलता है ये इक्विलिब्रियम कंडीशन जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ रखा है। ठीक है, अगेन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, अगेन रिक्वेस्ट यू टू वॉच दैट वीडियो फर्स्ट बिफोर कमिंग टू दिस वीडियो। ठीक है, ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं ये समझने के लिए कि व्हाट आर एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। ये एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस क्या होते हैं, एंड एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस आर ओनली एंड ओनली सोल फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट for keeping each and every object stick to the surface। जो हम बोलते हैं ना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, अकेला ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा होता है। ये न्यूटन का 3rd लॉ है जो कि हम लोगों को एनेबल करता है टू वॉक, रन, क्रॉल, डू वॉट एवर एक्टिविटी इजिली ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो वो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस की वजह से ही होता है। तो चलिए इसका डेफिनेशन समझते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस डिफाइंड बाय न्यूटन्स 3rd लॉ ऑफ मोशन। यस, व्हाट इज न्यूटन्स 3rd लॉ ऑफ मोशन? I've already discussed it is every action has an equal and opposite reaction। अगर आप 1st 2nd लॉ भी भूल जाओ अपने टाइम पे, that doesn't matter, 3rd लॉ कोई नहीं भूलता क्योंकि 3rd लॉ में बहुत सारे मीम्स भी बनते हैं। सो 3rd लॉ को भूलना इज नॉट एट ऑल एविडेंट। ठीक है, इट इज लाइक कि सबको पता रहता है 3rd लॉ क्या होता है। ठीक है, सो आर पेयर्स, एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्सेस जो होते हैं पेयर में वर्क करते हैं ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। यानी कि यहां पे अगर हम देखें, ठीक है, यहां पे हम इसके बारे में अगर देखें तो एक्ट्स इन पेयर, एक्ट्स इन पेयर, सेकेंड हो जाएगा ये इक्वल होते हैं एंड अपोजिट होते हैं। ठीक है, 3rd पॉइंट व्हाट वी कैन इन्फर दैट अकर साइमल्टेनियसली व्हेन 2 ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्ट। ठीक है, कब एक्ट करेंगे? एक्ट्स व्हेन 2 ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्ट। 2 objects interact। 2 objects interact। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चीज हमें क्या पता चल रही है? इफ ऑब्जेक्ट ए एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट बी, ये हो जाएगा एक्शन, ऑब्जेक्ट बी इमीडिएटली एक्सर्ट्स एन इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन फोर्स बैक ऑन ऑब्जेक्ट ए, दैट इज रिएक्शन। मतलब एक ऑब्जेक्ट ने दूसरे ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगाया, वो होगा एक्शन, और जिस ऑब्जेक्ट पे उसने फोर्स लगाया वो काउंटर करने के लिए दैट ऑब्जेक्ट इज अगेन गिविंग सम अमाउंट ऑफ फोर्स विच इज सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन टू दैट ऑब्जेक्ट विच हैज अर्लियर गिवन फोर्स टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है, दीज फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड डू नॉट कैंसल ईच अदर आउट। ठीक है, तो देखो इसको समझने के लिए हमारे पास 2 एग्जाम्पल्स हैं। दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज अनदर एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में देखो क्या हो रहा है, एक बुक रखी हुई है टेबल पे। ठीक है, ये क्या है?
ये एक टेबल है, इस टेबल पे हमने क्या रखा हुआ है, एक बुक रखा हुआ है। तो अब बुक टेबल पे क्यों प्रेजेंट है, मतलब कि टेबल पे कैसे रखा हुआ है वो, उस चीज को समझो, राइट। हाउ इज द बुक बीइंग एबल टू स्टे ऑन द टेबल, राइट। अगर इस बुक का मान लो कुछ वेट होता W, ठीक है, मास होता है इसका स्मॉल m, तो यहां पे तो सेंटर के हिसाब से यहां पे mg का फोर्स कब का लग जाना चाहिए था। मतलब अगर बुक पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है, देन द बुक कैन इजीली डिस्टॉर्ट द टेबल, इट कैन इजीली इवन पेनिट्रेट द टेबल। बट वो करता है क्या? डज द बुक ब्रेक्स द टेबल एंड गोज डाउन? नॉट एट ऑल। व्हाई? बिकॉज दिस इज द फोर्स, दिस mg इज द फोर्स, ठीक है, दिस mg इज द फोर्स exerted on the table by the book, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, ये बोलना चाह रहे हैं कि ये जो mg है ना, जो वेट है बुक का, इट इज वॉट, इट इज द फोर्स विच इज एक्सर्टेड ऑन द टेबल बाय द बुक, ठीक है। तो यही होता है एक्शन फोर्स। अब देखो बुक टेबल पे ही है, मतलब कि टेबल भी तो कोई फोर्स लगा रहा होगा बुक के ऊपर, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज रिएक्शन फोर्स, ठीक है। यहां पे देख लो, यहां पे ये है हमारे राजू भाई, ठीक है, और ये राजू भाई की जीएफ पकड़ लेते हैं, ठीक है। दोनों स्केटबोर्ड्स पे बैठे हुए हैं और दोनों के हाथ में एक स्ट्रिंग है। अब मैं ये मान के चलता हूं कि वेट ऑफ राजू इज इक्वल्स टू वेट ऑफ राजू की गर्लफ्रेंड। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। इसी वजह से ये दोनों एक दूसरे को अगर पुल भी कर रहे हैं तो भी वो बैक टू सेम पोजीशन पे चले जा रहे हैं स्केटबोर्ड की वजह से, ठीक है। सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। हम जो एग्जाम्पल को अब समझने वाले हैं, दैट इज वेरी सिंपल एंड दैट इज ओनली वी हैव टू अप्लाई फॉर ईच एंड एवरी टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ये एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर हमने एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। ब्लॉक का मास मान लेते हैं m, तो यहां से नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg, बिकॉज वेट इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। और इसी बॉक्स पे इस जगह पे एक और फोर्स लगेगा, दैट इज n। n क्या होता है यहां पे, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। मतलब कि ये जो फोर्स है mg, ये एक एक्शन वाला फोर्स है, और ये जो n है ये एक रिएक्शन वाला फोर्स है। मतलब ऑब्जेक्ट को स्टेबल रखने में इन दोनों फोर्सेस का बहुत बड़ा हाथ होता है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी नीड टू रिमेंबर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज आप लिख लेना, कि दे बोथ एक्ट perpendicular to the surface. They both act perpendicular to the surface. सरफेस के परपेंडिकुलर ही होते हैं, चाहे एक्शन फोर्स हो चाहे रिएक्शन फोर्स हो। क्लियर? तो आई होप सो आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी, और इसमें मेरे को नहीं लगता कि अब आपको कोई डाउट होगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। I'll again explain you in English, ठीक है, फॉर दोज हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी दैट मच। We started off with a question that if any object is kept on another object, how is it not able to penetrate that object? How we are able to keep that object very nicely on the other object? Just because there are two pairs of forces acting on it, which are equal in magnitude but opposite in direction, right? So the number one force is the weight of the object, which is the action force acting towards the other object. And that other object is also giving some amount of force in the opposite direction but same in magnitude, which is called as the normal reaction. And it is that force which is given by the another object to the
ऑब्जेक्ट विच इज गिवन द एक्शन फोर्स। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए, इसी के साथ साथ अब मैं वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज लैमीज थ्योरम। ठीक है, अब ये लैमीज थ्योरम क्या होता है? बड़ा सिंपल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, क्या बोला है यहाँ पे? इट स्टेट्स दैट if three coplanar concurrent and non-collinear forces acting on a particle are in static equilibrium, then each force is proportional to the sine angle between the other two forces. Right? Three coplanar, coplanar क्या होता है हमें पता है, concurrent क्या होता है ये भी हमें पता है, नॉन कोलिनियर क्या होता है ये भी हमें पता है। अगर आपको नहीं पता है देन प्लीज वॉच आवर फर्स्ट वीडियो, वहां पे हमने इन सारे डेफिनेशंस को अच्छे से डिस्कस किया है। ठीक है, तो कोई भी तीन, दिस थ्री वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, तीन ही फोर्स में लगेगा ये। इट्स अ थ्री फोर्स सिस्टम, इट्स अ थ्री फोर्स थ्योरम, तीन ही पे लगेगा ये, तीन से ज्यादा पे नहीं लगेगा। क्लियर? वो कोप्लेनर होने चाहिए, कॉन्करेंट होने चाहिए, नॉन कोलिनियर होने चाहिए, एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, यहां पे कोई तो पार्टिकल होगा, यहां पे कोई तो पार्टिकल होगा, इस पे ये क्या कर रहे हैं? एक्ट कर रहे हैं, और ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। मतलब F2 अपॉन साइन बीटा, इसको हमने कंसिडर किया, ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। यानी कि अगर इफ वी कंसिडर दिस फोर्स, F2 को हमने कंसिडर किया, तो देखो F2 के अपोजिट कौन से फोर्स हैं? F3 और F1, और उनके बीच का जो एंगल होगा उसका साइन कंपोनेंट ही F2 के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अगर मैं F1 ले लेता हूं तो F1 अपॉन क्या हो जाएगा? साइन अल्फा। राइट, F2 और F3 के बीच में एंगल कौन सा है? अल्फा। और अगर मैं F3 को कंसिडर करता हूं, अगर मैं F3 को कंसिडर कर रहा हूं तो ये दोनों फोर्सेस के बीच का कौन सा एंगल है? गामा, तो साइन गामा। सो दिस इज योर साइन रूल, सॉरी दिस इज योर लैमीज थ्योरम। थोड़ा बहुत साइन रूल जैसा ही है, साइन रूल जैसा ही है ये, राइट, बट साइन रूल हमने ट्राइंगल लॉ के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज किया था। यहां पे भी जब हम लोग लैमीज थ्योरम का डेरिवेशन देखेंगे वहां पे भी वील बी यूजिंग साइन लॉ, बट फॉर नाउ दिस इज योर लैमीज थ्योरम। ठीक है, चलिए अब हम इसका एक छोटा सा प्रूफ देखते हैं, बहुत छोटा सा डेरिवेशन है इसका। ठीक है, बट इफ यू अंडरस्टैंड दिस देन लैमीज थ्योरम का फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। राइट, तो हम क्या कर रहे हैं? वी कंसिडर थ्री coplanar concurrent non-collinear forces acting on a पार्टिकल। ठीक है, एक पार्टिकल पे तीन कोप्लेनर कॉन्करेंट और नॉन कोलिनियर, यही चीज है, कोप्लेनर कॉन्करेंट नॉन कोलिनियर। ठीक है, एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल। ठीक है, ये तीनों फोर्स एक्ट कर रहे हैं उस पार्टिकल पे। तो हम क्या करेंगे? वी विल फॉर्म अ ट्रायंगल ऑफ दीज फोर्सेस। हम क्या कर रहे हैं? अब इन तीनों फोर्सेस का एक ट्रायंगल बना देते हैं। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रायंगल लॉ। राइट, तो ये देखो, ये मेरा फोर्स हो जाएगा F1। ठीक है, इसके हेड से F2 का टेल जुड़ेगा और रिजल्टेंट जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, रिजल्टेंट जो हमारे पास होगा दैट विल बी इन
व्हाट अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, कुछ इस तरीके से F3। क्लियर? अब देखो सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या होता है, वन 180 डिग्री, ठीक है। तो देखो एंगल बिटवीन F3 एंड F1 को मैं अल्फा मान लेता हूं, अज्यूम, ठीक है। अगेन एंगल बिटवीन F1 एंड F2, इसको मैंने बीटा मान लिया, अज्यूम, एंड एंगल बिटवीन F2 एंड F3 को मैंने गामा मान लिया, अज्यूम। तीनों चीजें अज्यूम की है मैंने और मैं कर सकता हूं, राइट। तो ये एंगल फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस एंगल विल बी 180 माइनस अल्फा। ये एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस बीटा, एंड व्हाट विल दिस एंगल बी, 180 माइनस गामा, ठीक है। तो आई होप सो आपको कोई भी दिक्कत अभी तक नहीं होगी, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल टिल नाउ, यस, ठीक है। अब देखो नाउ विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रायंगल फॉर्म्ड वी विल अप्लाई साइन रूल। साइन रूल हम अप्लाई करेंगे, तो हम जैसे ही साइन रूल अप्लाई करेंगे हमें क्या मिलेगा, देखो F1 है ये, आई जस्ट चेंज द इंक टू शो यू, ओके। ये रहा F1, F1 के अपोजिट कौन सा एंगल होगा, ये वाला। ये रहा F2, F2 के अपोजिट कौन सा एंगल होगा, ये वाला। ये रहा F3, F3 के अपोजिट वाला ये एंगल, ओके। तो F1 अपॉन साइन, अपोजिट में क्या है, 180 माइनस गामा, इज इक्वल्स टू व्हाट, F3 अपॉन साइन 180 माइनस बीटा, इज इक्वल्स टू F2 अपॉन साइन 180 माइनस अल्फा। अभी तक कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। अब मेरे को मालूम है कि साइन 180 माइनस थीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू साइन थीटा। दिस इज व्हाट, दिस इज योर क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्री, राइट। इसी को ध्यान में रखते हुए व्हाट वी विल गेट द आंसर एज F1 अपॉन साइन गामा इज इक्वल्स टू F2 अपॉन साइन बीटा, सॉरी F3 अपॉन साइन बीटा। ओ ओके, मैं यहां पे लिख देता हूं F1 अपॉन साइन, what is this F1? F1 upon sine gamma is equals to F3 upon sine beta is equals to F2 upon sine alpha. Okay, so that ink got erased, ठीक है, but यही चीज हम लिखने वाले थे, and this is your Lami's theorem. I'm really sorry for that. I'll just request you to please note down that, और उसको लिखने के बाद ही you write this. So this is a very simple proof of Lami's theorem. हमने 3 कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट और सॉरी 3 नॉन कोलिनियर कॉन्करेंट और कोप्लेनर फोर्सेस कंसिडर किया, और वो एक पार्टिकल पे एक्ट कर रहे थे। उन तीनों फोर्सेस का ओरिएंटेशन हमने विथ रिस्पेक्ट टू ट्राइंगल लॉ चेंज कर दिया, और तीनों के बीच का एंगल हमने अल्फा बीटा गामा कंसिडर कर लिया। ट्राइंगल में फिर हमने उसको 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस बीटा, 180 माइनस गामा लगा दिया। क्यों? बिकॉज सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। एंड देन एट लास्ट वी अप्लाइड द साइन रूल। हाउ टू अप्लाई साइन रूल? इट्स वेरी इजी, ठीक है। साइन रूल अप्लाई करने के बाद हमें डायरेक्टली ये आंसर मिल गया, एंड दिस इज आवर लैमीज थ्योरम, ठीक है। चलिए, इसी के साथ वी नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, which is free body diagrams.
अब देखो यार, हम ये समझ गए कि लैमीज थ्योरम क्या होता है, हम ये समझ गए कि भाई एक्शन रिएक्शन फोर्सेस क्या होते हैं, तो अब फ्री बॉडी डायग्राम समझ के हमें ये पता, इस लायक हम हो जाएंगे कि हम कोई भी फोर्स सिस्टम को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम और इक्विलिब्रियम कंडीशन समझने के बाद वी कैन बी एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, जो कि मैकेनिक्स में आता है। ठीक है, और इसी के साथ अगर हम फ्रिक्शन भी पढ़ लेंगे, जो कि हमारे सिलेबस में भी है आगे चल के, देन वी विल बी वेरी क्या बोलते हैं, मास्टर ब्लास्टर इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस विच आर रियल लाइफ बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड जो सवाल होंगे ना, जो रियल लाइफ में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको भी हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो काफी बात की बात है, पहले फ्री बॉडी डायग्राम समझ लेते हैं। पता चला फ्री बॉडी डायग्राम ही समझ में नहीं आ रहा और हम बातें कर रहे हैं फ्रिक्शन की, ये वो, बट समझ में आ जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। क्या है, तो देखो, फ्री बॉडी डायग्राम इज नथिंग but a sketch which shows various forces acting on the body. That's it. This is the only definition. इस टॉपिक में डेफिनेशंस बहुत ही कम है। ठीक है, समझने वाली चीजें ज्यादा हैं, क्योंकि इन्हीं चीजों को आपको फिर न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करना है, राइट। तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, कुछ नहीं है, एक स्केच है जो कि वेरियस फोर्सेस को शो करता है एक्टिंग ऑन अ बॉडी। जैसे कि इस बॉडी को देखो ध्यान से, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, यहाँ पे एक ऑपोजिट फोर्स लग रहा है, इधर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। तो जब आप किसी भी बॉडी को इस तरीके से कन्वर्ट कर देते हो ना, दिस इज योर एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम, इस तरीके से कन्वर्ट कर देते हो, तो इसको रिजॉल्व करके सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। ये फिर अपने उन केसेस की तरह ही हो गया जहां पे हम लोग कॉस साइन का कंपोनेंट ले लेते थे, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ ऑफ आई इक्वल टू 0 करके सॉल्व कर देते थे। दैट्स इट, दैट इज द ओनली थिंग। ठीक है, आगे देखिए, द बॉडी कुड बी इन द फॉर्म ऑफ वेट, द बॉडी कुड बी इन द फॉर्म ऑफ वेट, रिएक्टिव फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्सेस एक्सेट्रा। एन एग्जाम्पल फॉर फ्री बॉडी डायग्राम इज शोन बिलो। ठीक है, सिंपल सा डेफिनेशन जो हमने ऊपर देखा यही है, यही डेफिनेशन है बस। इसके नीचे तो इट्स ऑल रिटन relevant but not at all required. What is the definition? If they ask you in 2 marks, you have to just write this much कि it's a sketch of a body which shows various forces acting on them. ठीक है, it is a sketch that shows various forces acting on that particular body. बस यहां पे देखो, इस एग्जाम्पल को देखो, दिस सेकेंड वन, इधर भी एक ऑब्जेक्ट हमने बना दिया। अब सिस्टम देख के समझ में कभी नहीं आएगा कि कौन सा कितने फोर्स लग रहा है, क्या है, उसका एफबीडी बनाने से आपको समझ में आएगा कि अच्छा हाँ, इसके सेंटर से इस तरफ कहीं पे तो एफ अप्लाइड है, राइट, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा अवे फ्रॉम सरफेस होता है। ग्रेविटी फोर्स वेट हो गया इसका, ये टुवर्ड्स द सरफेस होता है, और ये अप्लाइड फोर्स है, तो ये ऑब्जेक्ट यहां की तरफ मूव कर रहा होगा। तो ग्राउंड फ्रिक्शनलेस नहीं है, फ्रिक्शन वाला है। ये जो ग्राउंड है ना, इसमें कुछ तो फ्रिक्शन है, दिस इज अ फ्रिक्शनल ग्राउंड, यहाँ पे फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है, तो उस वजह से एक फ्रिक्शनल फोर्स भी इस अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे आ जाओ, ये बड़े प्यारे सवाल होते हैं, ठीक है, किसके, एग्जामिनर के, आपके तो बिल्कुल भी नहीं। तो इट्स एन इंक्लाइंड प्रॉब्लम, इंक्लाइंड ब्लॉक प्रॉब्लम। यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये एक इंक्लाइंड सरफेस है, राइट, ये एक इंक्लाइंड सरफेस है, ये किसी तो एंगल थीटा पे है। अब इस ब्लॉक पे देखो, इस ब्लॉक पे ये लाइन ऑफ एक्शन बनाओ, ठीक है, तो इस ब्लॉक पे परपेंडिकुलर नीचे जा रहा है वेट, ठीक है, इस तरफ इस डायरेक्शन में है एफ अप्लाइड, ऊपर की तरफ हो जाएगा रिएक्शन फोर्स, और अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब एक बॉडी के ऊपर लगने वाले जितने भी फोर्सेस हैं, उनको एक स्केच के रूप में आप बताओ, बॉडी को कंसिडर करते हुए, दैट इज योर फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए अब देखते हैं हम एक और चीज की, इक्विलिब्रियम कंडीशंस क्या क्या होती हैं कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस की। क्योंकि हम इस चैप्टर में, चैप्टर 2 में जो भी फोर्सेस देखेंगे, जो भी फोर्स सिस्टम पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे उसको, वो कोप्लेनर कॉन्करेंट ही रहेंगी। ठीक है, कोप्लेनर मतलब कि एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करते हुए, कॉन्करेंट मतलब कि एक पॉइंट पे लगते हुए। ठीक है, अगर वो एक पॉइंट पे नहीं भी लग रहे होंगे, हम उसको इस हिसाब से बना देंगे, क्योंकि कॉन्करेंट फोर्सेस को सॉल्व करने के लिए वी ओनली हैव वन थिंग, दैट इज लैमीज थ्योरम। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे भी सवाल होंगे जहां पे कॉन्करेंट बनाना ही बहुत टफ होगा,
तो उस केस में we'll be applying this conditions, which is very simple. The sum of forces in x direction should be equals to 0 and the sum of forces in y direction should also be 0. That's it. ठीक है, x डायरेक्शन में 0 होना चाहिए, y में 0 होना चाहिए, मतलब सिग्मा f of x इक्वल टू 0 एंड सिग्मा f of y इक्वल टू 0. सो नॉट अ बिग डील फॉर अस. ठीक है, तो कुछ कुछ प्रॉब्लम्स लैमीज थ्योरम से डायरेक्टली हो जाएंगी, जहां जहां पे 3 फोर्स हमें दिख रहा होगा. ठीक है, 3 फोर्स का सिस्टम हम बना सकते होंगे, लेकिन जहां पे हम 3 फोर्स का सिस्टम बनाना हमारे लिए डिफिकल्ट है, देयर वी विल अप्लाई दीज कंडीशंस कि पहले उसका एफबीडी बनाएंगे, एफबीडी बनाने के बाद एक्स फोर्सेस को एक साथ लिख लेंगे, वाई डायरेक्शनल की फोर्सेस को एक साथ लिख लेंगे, और फिर उन्हें इक्वेट करके हम लोग जो भी रिक्वायर्ड रिएक्शन फोर्स होगा या जो भी रिक्वायर्ड अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना होगा, वी कैन बी इजीली एबल टू कैलकुलेट दैट. ठीक है, इसी के साथ नाउ वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट थिंग. ठीक है, जो भी थियोरेटिकल पार्ट था वो इतना ही था. ठीक है, इस चैप्टर में, इन दिस चैप्टर 2 ओनली दिस मच इज योर थियोरेटिकल पार्ट, बिकॉज ये टॉपिक जो है चैप्टर 2 का, यहां से न्यूमेरिकल्स के आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, इसीलिए देयर इज वेरी लेस अमाउंट ऑफ थियरी, बट दिस इज द एप्लीकेशन बेस्ड थियरी विच यू विल बी अप्लाइंग इन दी न्यूमेरिकल्स. तो न्यूमेरिकल्स करने से पहले हम कुछ स्टेप्स देख लेते हैं, एंड दीज स्टेप्स हैव टू बी, ठीक है, हैव टू बी रिटन इन योर नोटबुक्स. ठीक है, मैं आपसे हर वीडियो में रिक्वेस्ट करता हूं, इसमें भी कर रहा हूं, आगे चल के शायद नहीं करूं. ठीक है, आगे चल के आई वुड बी एक्सपेक्टिंग, ठीक है, कि यू प्लीज मेक अ सेपरेट नोटबुक फॉर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, और उसमें अगर आप आरू अंडरवे को फॉलो कर रहे हो, हमारे हर एक वीडियोस को देख रहे हो, तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज नोट डाउन ईच एंड एवरीथिंग दैट वी आर मेकिंग यू राइट इन द लेक्चर. ठीक है, इससे क्या होगा, इससे एक ही चीज बेनिफिट होगी कि आपको चीजें तुरंत याद होती चली जाएंगी, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता चला जाएगा, और आप क्वेश्चंस भी अच्छे से सॉल्व कर पाओगे. ठीक है, चलिए, तो द स्टेप्स टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स ऑन फ्री बॉडी डायग्राम एंड लैमीज थ्योरम. ठीक है, दोनों चीजों को हम देखेंगे. सबसे पहला स्टेप क्या है, राइट द गिवन डेटा. दिस इज द मैंडेटरी स्टेप फॉर ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल, ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल. ठीक है, फिर क्या करेंगे हम लोग, ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द गिवन क्वेश्चन. ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे गिवन क्वेश्चन का. देन वी विल अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशंस, और इफ 3 कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस आर देयर, अप्लाई लैमीज थ्योरम एंड कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिएक्शन फोर्स. वेरी सिंपल. सबसे पहले बनाइए, लिखिए गिवन डेटा, फिर बनाइए आप फ्री बॉडी डायग्राम, और फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद आप इक्विलिब्रियम कंडीशंस को अप्लाई करिए, या तो फिर अगर 3 कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस हैं, आई अगेन रिपीट एंड अगेन मार्क, 3 कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस, 3 कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस अगर हैं अवेलेबल, then and then only you are allowed, or you are in a safe position to apply Lami's theorem and calculate the magnitude of the reaction of the forces. ठीक है, तो चलिए इसी के साथ we now move on to solve some questions. ठीक है, और ये जो questions हैं ये सारे mixed हैं, कहीं कहीं पे इक्विलिब्रियम कंडीशन लगानी पड़ेगी, कहीं कहीं पे लैमीज थ्योरम लगा के भी सॉल्व हो जाएगा. तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिकल लाइट फिक्सचर वेइंग 15 न्यूटन हैंग्स फ्रॉम अ पॉइंट सी. मतलब कि ये एक पॉइंट सी है, ये एक लाइट है, लाइट बल्ब है, बाय 2 स्ट्रिंग्स, ये स्ट्रिंग AC है और ये स्ट्रिंग BC है. ठीक है, AC एंड BC. दिस इज व्हाट, दिस इज AC, दिस इज स्ट्रिंग BC. ठीक है, द स्ट्रिंग AC इज इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल. हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल है, कुछ तो सीलिंग कुछ भी हो सकता है, राइट, और उससे 60 डिग्रीज पे AC जो है वो अटैच्ड है, और B जो है BC वो 45 डिग्रीज पे हॉरिजॉन्टल से अटैच्ड है, एज शोन इन द फिगर. यूजिंग लैमीज थ्योरम, देखो स्पेसिफाई कर दिया, मतलब अब तो लैमीज ही यूज करना है. ठीक है, और अदरवाइज ठीक है कुछ और भी यूज कर सकते हैं. डिटरमाइन द फोर्सेज इन द स्ट्रिंग, डिटरमाइन द फोर्सेज इन द स्ट्रिंग AC एंड BC. तो चलिए गिवन डेटा लिख लेते हैं. सबसे पहले गिवन डेटा में हमारे पास क्या दे रखा है, वेट दे रखा है विच इज 15 न्यूटन्स. ठीक है, फिर हमारे पास θ1 दे रखा है 60 डिग्रीज.
थीटा 2 दे रखा है 45 डिग्रीज। ठीक है, ये हमने गिवन डेटा लिख लिया। गिवन डेटा के बाद हम क्या बनाएंगे, अब बनाएंगे हम FBD, ड्रॉ FBD ऑफ द सिस्टम, ड्रॉ FBD ऑफ द सिस्टम, FBD ऑफ द सिस्टम। ठीक है, ओके। अब ये देखो, यहां पे ये 3 फोर्सेस हैं, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, राइट। और ये बीच में एक पॉइंट है C पॉइंट, तो मतलब 3 कॉन्करेंट फोर्सेस हैं, कोप्लेनर है और नॉन कोलिनियर है, मतलब लेविस थ्योरम लग सकता है। तो मैं पहले क्या करूंगा, मैं पहले पॉइंट C बना लूंगा। ठीक है, अब पॉइंट C से यहाँ पे इफ यू कैन सी डाउनस्टेयर्स इट इज गोइंग, वेट इज व्हाट 15 न्यूटन्स, तो यहाँ पे 15 न्यूटन का फोर्स जा रहा है। ठीक है, अच्छा यहां पे मैं अब स्ट्रिंग AC बनाने जा रहा हूं, स्ट्रिंग AC बनाने जा रहा हूं, दिस इज FAC। यहां पे अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्ट करूं तो हॉरिजॉन्टल के साथ ये है 60 डिग्रीज पे। सेम चीज अगर मैं यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल एक कंस्ट्रक्ट करूं तो ये 60 डिग्रीज, तो ये भी 60 डिग्रीज हो जाएगा, राइट, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइंस है, तो पैरेलल लाइंस में अल्टरनेट एंगल्स हो गया। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, दूसरा है हमारे पास BC। अब देखो FBC में बनाने जा रहा हूं, FBC हम बनाते हैं इससे, तो देखो FBC बनाएंगे हम लोग, ये रहा। ठीक है, ये हो जाएगा FBC। अब FBC में मेरे पास यहां पे कोई तो एंगल है दिया हुआ, कितना 45 डिग्रीज, राइट। यहां पे कितना एंगल है मेरे पास 45 डिग्रीज। ठीक है, परफेक्ट। तो अब देखो यहां से अगर मैं इस चीज को एक्सटेंड करूं तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये एंगल मेरे पास कितना हो जाएगा 45 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी 90 प्लस 45 माइनस 180 आप कर दोगे तो आपको 45 ही मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा फ्री बॉडी डायग्राम। अब मैं जो दूसरी चीज यहां पे बनाऊंगा वो होगा फोर्स डायग्राम। फोर्स डायग्राम कुछ ऐसा नया रॉकेट साइंस वाली चीज नहीं है, ना ही FBD जैसी इतनी कंफ्यूजिंग भी है। FBD भी कंफ्यूजिंग नहीं है वैसे, बट कुछ नहीं है। अब ये C पॉइंट है, यहां पे फोर्स जा रहा है FAC, यहां पे फोर्स जा रहा है FBC, राइट, और नीचे की तरफ एक है 15 न्यूटन। मुझे बस ये एंगल्स लिख देनी है कितनी है। चलिए ये एंगल लिख लेते हैं हम लोग, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल। ठीक है, तो हमारे पास देखो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, यानी ये 90 प्लस 45 इज व्हाट 135, राइट। 90 प्लस 45 इज व्हाट 135, परफेक्ट। फिर 90 प्लस 60 इज व्हाट, दिस इज 150। 90 प्लस 60 इज व्हाट 150। 150 प्लस 135 को जब आप 360 से माइनस करेंगे तो ये एंगल आपको मिल जाएगा 75 डिग्री, राइट। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं, मिल गया। जस्ट अप्लाई लेमीज थ्योरम। ठीक है, जस्ट अप्लाई लेमीज थ्योरम। तो अप्लाई लेमीज थ्योरम। ठीक है, और यहां से हमें क्या मिलेगा, देखो FBC बाई FBC ये है, तो इसके अपोजिट कौन सा एंगल है साइन 150 इज इक्वल्स टू 15 न्यूटन बाय 15 न्यूटन के अपोजिट कौन सा एंगल है 75, ये रहा। ठीक है, साइन 75 इज इक्वल्स टू FAC बाय साइन 135। क्लियर। तो पहले इन दोनों को आपस में इक्वेट कर लो, फिर इन दोनों को आपस में इक्वेट कर लो, आपको FBC और FAC दोनों मिल जाएगा, राइट। तो चलो सबसे पहले FBC को मैं इक्वेट करूंगा तो कितना आ जाएगा 15 इंटू साइन 150 डिवाइडेड बाय साइन 75। यहाँ पे समथिंग न्यूटन आएगा, दैट विल जस्ट कैलकुलेट, और ये हो जाएगा मेरा FAC इज इक्वल्स टू 15 इंटू साइन 135 डिवाइडेड बाय साइन 75।
तो FAC भी मेरा समथिंग न्यूटन आएगा। ठीक है, आइए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 15 इंटू साइन 150 डिवाइडेड बाय साइन 75, 7.76 न्यूटन is your FBC, and 15 into sine 135 divided by sine 75 will give us 10.98 न्यूटन्स। तो इसी के साथ साथ हमें क्वेश्चन का आंसर मिल गया, विच वॉज डिटरमाइन द फोर्सेज इन द स्ट्रिंग AC एंड BC। तो ये रहा मेरा AC स्ट्रिंग में फोर्स और ये रहा मेरा BC स्ट्रिंग में फोर्स। क्लियर? टेंशन है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल ही होगा, तो डायरेक्शन इसलिए आपसे पूछा नहीं गया। तो आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। लैमीज थियरम में इसी टाइप के सवाल आते हैं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है, बहुत ज्यादा आसान भी नहीं है, इट्स जस्ट अ गुड प्रॉब्लम। ठीक है, इसी से मिलता जुलता एक और एक प्रॉब्लम देखते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये, बट इट इज वेरी इजी इफ यू नो द कॉन्सेप्ट। ठीक है, और आई थिंक सो अभी तक तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ भी गया होगा, राइट? सो लेट्स सी दिस प्रॉब्लम। अ स्ट्रिंग ABCD, ये देखो, ये रहा A, ये रहा B, ये रहा C, ये रहा D। तो ये स्ट्रिंग्स हैं ABCD अटैच टू फिक्स्ड पॉइंट A एंड D। ये फिक्स्ड पॉइंट है A, ये फिक्स्ड पॉइंट है D। हैज टू इक्वल वेट्स ऑफ 1000 न्यूटन्स अटैच टू इट एट B एंड C। यानी B पे 1000 न्यूटन है और C पे 1000 न्यूटन है। यानी कि सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम है अपना गिवन डेटा लिख लेना यहाँ पे। तो हमें क्या क्या गिवन है? गिवन में है WB is 1000 न्यूटन्स and WC is what? Again 1000 न्यूटन्स। ठीक है, the weights rest with the portions AB and CD inclined at the angles shown in figure। ठीक है, अगेन यहाँ पे हमें क्या निकालना है? स्ट्रिंग ABCD अटैच टू फिक्स पॉइंट दे रखा है, अटैच टू। ठीक है, अभी हमें यहाँ से क्या निकालना है? वही चीजें निकालनी है। अगेन FAB निकाल लो, FBC निकाल लो, FCD निकाल लो। इन तीनों चीजों को हमें क्या करना है? फाइंड। क्लियर? परफेक्ट। तो चलिए, हमने गिवन डेटा हमारा पहला स्टेप तो लिख लिया है। अब हम बनाएंगे इसका FBD। तो FBD ऑफ द गिवन फिगर। क्लियर? परफेक्ट। ये देखो, सबसे पहले मैं फिगर यहां पे बना लेता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये एक फिक्स्ड पॉइंट है। ठीक है, ये एक फिक्स्ड पॉइंट है A। यहां से इधर की तरफ स्ट्रिंग गया, फिर स्ट्रिंग इधर की तरफ गया, और फिर स्ट्रिंग जो है मेरा वो इस तरफ गया। ठीक है, एक और एक फिक्स्ड पॉइंट D के पास। क्लियर? ओके, A B एंड दिस इज C। ठीक है, ओके, यहां से ये सीधा, अच्छा मैं यहाँ पे थोड़ा सा B को नीचे लिख देता हूं सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू ऑल। ठीक है, टू अंडरस्टैंड। मेन थिंग इज टू विजुअलाइज। ये हो जाएगा 120 डिग्रीज। ठीक है, और यहाँ पे नीचे की तरफ पे वेट है 1000 न्यूटन्स, यहाँ पे भी नीचे की तरफ है वेट 1000 न्यूटन्स। ठीक है, एंड इस पॉइंट से यहाँ पे एंगल है 30 डिग्रीज, एंड विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट वी हैव अ एंगल 60 डिग्री। परफेक्ट। चलो, अब देखो क्या करना है। इस प्रॉब्लम में कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है कि लैमीज थ्योरम ही लगाओ या इक्विलिब्रियम फोर्सेस कंडीशन से ही सॉल्व करो। सो इन दिस प्रॉब्लम यू आर हैविंग फुल फ्रीडम टू यूज एनी ऑफ द टू मेथड्स। ठीक है, हम यहां पे क्या करेंगे ना यार, इस प्रॉब्लम को लैमीज थ्योरम से ट्राई करेंगे सॉल्व करने की। ठीक है, इस प्रॉब्लम को हम क्या करेंगे? लैमीज थ्योरम से ट्राई करेंगे सॉल्व करने की। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले we consider what we consider point
बी एफ बी डी, बी पॉइंट का एफ बी डी पहले बनाएंगे। देखो कुछ भी हो जाए, तीन फोर्स जहां दिख गए वहां लेमीज लगा सकते हो। ये देखो, ये पहला एक, ये दूसरा दो और ये तीसरा तीन, तीन फोर्सेस दिख गए मतलब लेमीज लगा सकते हो। पॉइंट हमने कौन सा सिलेक्ट किया, पहले बी। ठीक है, तो चलो बी पॉइंट का एफ बी डी बनाएंगे। दिस इज अवर पॉइंट बी। ठीक है, यहां से नीचे जाता हुआ एक वेट हमें दिख रहा है 1000 न्यूटन का, वेरी गुड। यहां से एक फोर्स हमें दिख रहा है इस तरफ। ठीक है, आई विल जस्ट चेंज द इंक अगर ऐसा हो तो। ठीक है, सो दैट इट बिकम्स इजियर फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ये एक फोर्स हो गया, दिस इज एफ ए बी, राइट। ओके, अब देखो यहां पे ये एंगल मुझे दे रखा है 30 डिग्रीज। तो अगर मैं यहाँ पे एक और पैरेलल लाइन बनाऊं तो मेरे को पता है ये एंगल मेरा कितना हो जाएगा, 30 डिग्रीज। ठीक है, और अगेन अब देखो इस तरफ में एक और फोर्स दे रखा है एफ बी सी, राइट, विच इज 120 डिग्रीज। क्लियर, मतलब कि ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्रीज। क्लियर, और ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस इज 30, सो 180 माइनस 30 इज व्हाट, 150 डिग्रीज। मतलब यहां से फोर्स डायग्राम बनाना तो बहुत आसान हो गया। फोर्स डायग्राम हमारा क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी अवर फोर्स डायग्राम, दिस इज पॉइंट बी, यहां से नीचे जा रहा है 1000 न्यूटन, 1000 भाई जी 1000, दिस इज नॉट 10,000। ठीक है, चलो एक और फोर्स यहां से जा रहा है एफ बी सी, एंड वन मोर फोर्स इज गोइंग लाइक दिस, एफ ए बी। ठीक है, ये एंगल हमारे पास कितना है, 120 डिग्रीज। ये एंगल हमारे पास कितना है, 60 डिग्रीज, एंड दिस एंगल इज हाउ मच, 150 डिग्रीज। ठीक है, सो ओके, दिस इज नॉट 120, दिस इज 150, दिस इज 150, दिस इज 150। ठीक है, क्योंकि 120 ये रहा 120 प्लस 30 तो 150 हो जाएगा। ठीक है, okay, so 150 150 300 plus 60 is 360, right? So what we'll do is apply Lemmy's for point B, apply Lemmy's for point B, right? Perfect. तो चलो अब देखो पॉइंट बी में ये एफ ए बी है, एफ ए बी के ऑपोजिट हो जाएगा ये एंगल। ठीक है, एफ ए बी के ऑपोजिट हो जाएगा ये एंगल। मैं एक बार इंक चेंज कर देता हूं तो आपको समझ में आएगा, विजुअलाइज कर पाओगे। ठीक है, तो ये देखो ये रहा मेरा एफ ए बी और इसके ऑपोजिट दिख रहा है 60 डिग्री एंगल, राइट। ठीक है, तो एफ ए बी अपॉन साइन 60 इज इक्वल्स टू 1000 अपॉन, अब देखो 1000 ये रहा, 1000 ये रहा, 1000 के ऑपोजिट 150 साइन 150 इज इक्वल टू ये रहा एफ बी सी, इसके ऑपोजिट साइन 150, एफ बी सी के ऑपोजिट साइन 150। अगेन द सेम थिंग, इसको इससे इक्वेट कर दो। ठीक है, एंड देन इक्वेट दिस विद दिस। ओके, तो एफ ए बी क्या आ जाएगा हमारे पास, 1000 इंटू साइन 60 डिवाइडेड बाय साइन 150, and FBC will be what, 1000 into sine 150 divided by sine 150। साइन 150 से साइन 150 तो यहाँ पे कैंसल है, तो FBC तो मेरा डायरेक्टली कितना आ जाएगा, 1000 न्यूटन। क्लियर, FAB मेरा कितना आएगा यहाँ से, FAB will be how much, 1000 into sine 60 divided by sine 150, 1732 न्यूटन, 1732 न्यूटन, राइट। यहां पे मेरे को FAB
ठीक है, एफ ए बी मिल गया यहाँ पे मेरे को, एफ ए बी मिल गया है एंड एफ बी सी मिल गया है मेरे को, ठीक है, दस एफ ए बी एंड एफ बी सी हमें मिल गया। अब एफ सी डी देखो क्या है, एफ सी डी यहाँ पे लगने वाला कोई तो फोर्स है, तो अगर सी पॉइंट को कंसिडर करके मैं एक एफ बी डी बनाऊं और उस पर लैमीज लगाऊं तो क्या मेरे को एफ सी डी मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा, राइट। तो उसी को लगाते हैं, चलिए। नाउ एफ बी डी ऑफ पॉइंट सी, तो ये देखो ये रहा सी पॉइंट। अब सी पॉइंट से इस तरफ जा रहा है सी डी, सी पॉइंट से इस तरफ जा रहा है सी डी, और ये कुछ तो एंगल है 60 डिग्रीज, एफ सी डी, ठीक है। फिर 120 डिग्रीज पे एफ बी सी है, इस तरफ का कुछ तो एंगल है, इसके साथ ये बना रहा था 120 डिग्रीज एफ बी सी, ठीक है, एंड नीचे वॉज द वेट 1000 न्यूटन्स, ठीक है, परफेक्ट। तो अब देखो, अब यहां पे हम क्या करेंगे, अब ये लाइन बना दो, तो ये अगर 60 डिग्रीज है तो ये भी 60 डिग्रीज हो जाएगा, क्लियर, राइट। ओके, अब अगर ये 60 डिग्रीज है तो यहां पे देखो ध्यान से, ये देखो ये यहां पे हमने बनाया, इफ दिस इज 60 देन दिस बिकम 60 डिग्रीज, राइट। अब देखो ये 120 डिग्री है, ठीक है, ये 120 डिग्री है, ओके। तो हमारे पास अब यहां पे क्या आ जाएगा, हमारे पास अब यहां पे क्या आ जाएगा, करेक्ट, ये भी एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्रीज। तो यहाँ पे फिर हमें ये चीज समझ में आ गया कि दिस विल बिकम 60 डिग्रीज, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा जी 60 डिग्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब ये 60 डिग्री है तो ये भी हमारा 60 डिग्री हो जाएगा एंड दिस विल बी 120 डिग्रीज, राइट। और ये जो बचा हुआ एंगल है वो हो जाएगा दैट इज 180 प्लस 60 एंड दिस बिकम्स 120। तो अगेन इसका फोर्स डायग्राम बना लेते हैं फटाफट। यहाँ पे आ जाएगा नीचे की तरफ 1000 न्यूटन्स, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे पास इस तरफ आ जाएगा जो फोर्स हमें निकालना है एफ सी डी, ठीक है। इस तरफ में हमारे पास आ जाएगा 1000 अगेन, क्योंकि एफ बी सी की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल ली थी। दिस वॉज अवर 180 डिग्रीज, दिस इज अवर 120 डिग्रीज एंड दिस इज अवर 60 डिग्रीज, राइट। तो एफ सी डी by sine 60 is equals to 1000 Newton by sine 120 डिग्रीज, ठीक है। तो 60 और 120 सेम वैल्यू होती है, एफ सी डी हमारा डायरेक्टली क्या आ गया एज 1000 न्यूटन। तो इसी के साथ साथ हमने तीनों के तीनों रिएक्शंस जो है वो निकाल लिए, यहाँ पे हमें एफ सी डी भी मिल गया, क्लियर। तो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी के साथ वी नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज दिस वन, अ लाइट स्ट्रिंग ए बी सी डी ई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कौन कौन से पॉइंट है, ए है, बी है, सी है, डी है और ई है, ठीक है। whose extremity A is fixed has weights W1 and W2 attached to B and C, attached to it at B and C, ठीक है। W1 और W2 नाम का कुछ वेट है वो अटैच किया गया है। It passes round a small smooth peg, ठीक है। पेग मतलब कि पुली सिस्टम एक है, ठीक है, कि पुली सिस्टम दे रखा है D पॉइंट पे, कैरिंग अ वेट ऑफ 300 न्यूटन्स, ये 300 न्यूटन का वेट वो कैरी कर रहा है एट द फ्री एंड ई एज शोन इन द फिगर, ठीक है। वी हैव दिस फिगर, ठीक है। इफ इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन BC इज हॉरिजॉन्टल एंड AB एंड CD मेक 150 डिग्रीज एंड 120 डिग्रीज विद BC, ठीक है। BC जो है ये हमारा हॉरिजॉन्टल की तरह एक्ट कर रहा है और
ये 150 और 120 डिग्रीज BC के रिस्पेक्ट में ही बन रही है। फाइंड करना है सबसे पहले हमें क्या, टेंशंस इन द पोर्शन AB BC CD, यानी कि सबसे पहले पार्ट में हमें FAB निकालना है, FBC निकालना है, FCD निकालना है। ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, ऑफ द स्ट्रिंग। और सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है किसका, मैग्नीट्यूड निकालना है किसका, W1 एंड W2। ठीक है, W1 का निकालना है और W2 का हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, ओके। तो अब देखो ये क्वेश्चन जो है हमारा, ये कैसे सॉल्व होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो अगर मैं ये C पॉइंट का FBD बनाऊं, ठीक है, सबसे पहले अगर तो मैं C पॉइंट का FBD बनाऊं तो हमारे पास क्या आएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले ये जो हमारे पास फोर्स है ये 300 न्यूटन अगर यहाँ पे लग रहा है तो यहाँ पे भी कुछ 300 न्यूटन ही लगेगा। ठीक है, इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, आई एम सॉरी, इसका खाली डायरेक्शन चेंज होगा। ठीक है, पुली सिस्टम है, फ्रिक्शनलेस पुली है, राइट। तो अब मैं सबसे पहले क्या बना रहा हूं, FBD बनाता हूं C पॉइंट का, FBD ऑफ पॉइंट C पॉइंट का FBD बनाते हैं। चलो, तो C पॉइंट का जब हम FBD बनाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट C। ठीक है, पॉइंट C पे नीचे हो जाएगा हमारे पास W2। ठीक है, नीचे हो जाएगा W2, इस तरफ में हॉरिजॉन्टली हमारे पास आ जाएगा FBC। ठीक है, और इस तरफ में हमारे पास क्या होगा, 120 डिग्रीज। ओके, वी हैव द एंगल आल्सो 120 डिग्रीज पे हमारे पास क्या है जी, 300 न्यूटन्स, 300 न्यूटन्स। ठीक है, FCD। ठीक है, तो FCD हमें मिल गया यहाँ पे 300 न्यूटन्स, वेरी सिंपल। ठीक है, ओके। तो अब देखो, अब क्या करेंगे हम लोग, ये 300 न्यूटन है, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 360 माइनस 120। ठीक है, 360 में माइनस करेंगे 120 प्लस 90 को, तो हमें क्या मिलेगा, 150 डिग्रीज। ठीक है, 150 डिग्रीज हमें मिल जाएगा। ओके, तो ये देखो सबसे पहले 300 बाई साइन 90 इज इक्वल्स टू 300 बाई साइन 90। ठीक है, क्योंकि ये 300 है हमारे पास, ये रहा, तो उसके अपोजिट वाला एंगल ये, FBC के अपोजिट वाला एंगल ये, और W2 के अपोजिट एंगल वाला ये। ठीक है, FBC बाय साइन 150 एंड W2 बाय साइन 120। ओके, अब यार निकालना बड़ा आसान है FBC और W2 को। ठीक है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे निकाल के बता देंगे, कुछ तो न्यूटन ही आएगा, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 1। ठीक है, परफेक्ट। तो 300 इंटू साइन 150, तो यहाँ से हमें 150 मिल जाएगा FBC, 150 न्यूटन्स, एंड 300 इंटू साइन 120, 259.8, 259.8 विल गिव अस एज W2। ठीक है, परफेक्ट। ओके, अब यहां से मेरे को पता चल गया कि भाई FBC और W2 क्या क्या है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं FBD बनाऊं यहाँ पे पॉइंट B का, ठीक है, पॉइंट B का अगर मैं FBD बनाऊं तो क्या मुझे ये और ये दोनों चीजें मिल जाएंगी, यस, वेरी सिंपल। यहाँ पे अब हम बनाते हैं FBD ऑफ पॉइंट B। ठीक है, तो पॉइंट B पहले हम मार्क कर लेते हैं, नीचे की तरफ जा रहा है W1। ठीक है, इस तरफ में जो फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टली, दैट इज FBC। ठीक है, FBC की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल ली थी, 150 न्यूटन्स, राइट। और यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, दैट इज FAB। ठीक है, FAB, और ये 150 हमें दे रखा है यहाँ पे।
ठीक है। ओके, तो हॉरिजॉन्टली अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 90, राइट राइट। सो 150 प्लस 120 माइनस 360, तो ये एंगल हमारे पास कितना आ जाएगा, ये बचा हुआ एंगल 90, ठीक है। तो अब यहां से यार फोर्स डायग्राम अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, इट बिकम्स वेरी इजी एंड एविडेंट नाउ कि ये एफ ए बी के सामने हो जाएगा साइन 90, एफ ए बी बाय साइन 90 इज इक्वल्स टू W1 के आगे हो जाएगा साइन 150, W1 के आगे हो जाएगा साइन 150 एंड दिस एफ बी सी के आगे 90 प्लस 30 दैट इज 120, एफ बी सी के आगे क्या हो जाएगा साइन 120, ठीक है। एफ ए बी कितना आ जाएगा मेरे पास, एफ बी सी इज 150, सो 150 डिवाइडेड साइन 120, ठीक है। 173.20 न्यूटन्स, 173.20 न्यूटन्स, क्लियर, परफेक्ट। अब देखो W1 के लिए हम क्या करेंगे, W1 के लिए एफ बी सी इज 150 इंटू साइन ऑफ 150 डिवाइडेड बाय साइन 120, तो 150 इंटू साइन ऑफ 150 डिवाइडेड बाय साइन 120, ठीक है। तो यहां से हमें आंसर मिलेगा 86.6 न्यूटन्स। तो इसी के साथ हमें सारी चीजें मिल गई, वी गॉट एफ ए बी ऑल्सो एंड वी ऑल्सो गॉट W1। तो हमें एफ ए बी, एफ बी सी, एफ सी डी, W1 एंड W2 सारी चीजें यहाँ पे मिल गई, हेंस आवर क्वेश्चन इज कंप्लीट, ठीक है। इसी के साथ वी नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, अ स्मूथ सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस 1.5 मीटर्स, यानी कि अगेन हमें यहाँ पे गिवन डेटा क्या दे रखा है कि हमारे पास रेडियस है 1.5 मीटर का, किसका, स्मूथ सर्कुलर सिलेंडर का, ठीक है। सिलेंडर का टाइप कैसा है, सर्कुलर, इज लाइंग इन अ ट्रायंगुलर ग्रूव, ठीक है। ट्रायंगुलर ग्रूव में एक स्मूथ सर्कुलर सिलेंडर जो है वो लाई कर रहा है, ठीक है। ओके, तो ये कितना बना रहा है, ये 15 डिग्रीज बना रहा है एंगल एंड द अदर वन इज मेकिंग 40 डिग्रीज ऑफ एंगल, यानी कि एक ट्रायंगुलर ग्रूव हम यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। तो अगर हम एक ट्रायंगुलर ग्रूव लेंगे यहाँ पे, तो देखिए इफ आई टेक दिस हॉरिजॉन्टल लाइन लाइक दिस, ठीक है, तो एक साइड पे एंगल बन रहा है 15 डिग्रीज एंड एक साइड पे बन रहा है 40 डिग्रीज, ठीक है। मैं इसको 15 और 40 के हिसाब से ही बना देता हूं ताकि आपको और क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक है। सो दिस इज अबाउट 15 डिग्रीज एंड दिस इज अबाउट 40 डिग्रीज, ठीक है। यहाँ पे दिस इज 15 एंड दिस इज 40, और एक हमारे पास क्या है, सर्कुलर सेक्शन का सिलेंडर, ठीक है। सर्कुलर सेक्शन का क्या है हमारे पास, सिलेंडर। आई नो दिस इज नॉट लुकिंग लाइक सर्कुलर बट प्लीज बेयर विद द हॉरिजॉन्टल। फाइंड द रिएक्शंस एट द सर्फेसेस ऑफ द कॉन्टैक्ट, मतलब मेरे को डायग्राम से देख के एक चीज समझ में आ रहा है कि यहाँ पे दो सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट है, दिस इज वन एंड दिस इज द सेकेंड वन, ठीक है। फ्रिक्शन नहीं है, देयर इज नो फ्रिक्शन, ठीक है, देयर इज नो फ्रिक्शन एंड द सिलेंडर वेज 100 न्यूटन, मतलब कि वेट ऑफ सिलेंडर हमारे पास कितना है, 100 न्यूटन, ठीक है। ये जो सिलेंडर का वेट है ये हमारे पास कितना है, 100 न्यूटन का, ठीक है। ओके, अगेन इसको सॉल्व करने के लिए भी हमारे पास दोनों तरीके हैं, या तो मैं इक्विलिब्रियम कंडीशंस ले लूं, ठीक है, यानी सिग्मा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 एंड सिग्मा एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0, और सेकेंड चीज मैं क्या कर सकता हूं कि हमारे पास, हमें पता है लैमीज थ्योरम नाम की भी एक चीज होती है, तो हम लैमीज थ्योरम भी यूज कर सकते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज टू शो सपोर्ट रिएक्शंस, सपोर्ट रिएक्शंस, और सपोर्ट रिएक्शंस हमेशा क्या होते हैं, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, राइट।
तो ये देखिए, ये यहाँ पे एक सपोर्ट रिएक्शन हो जाएगा। I'll just draw it in this way कि आपको समझ में आ जाए कि वो 90 डिग्री है, ठीक है। ओके, ये सरफेस है एंड सरफेस से इस तरीके से कुछ तो 90 डिग्री पे एक सपोर्ट रिएक्शन आ जाएगा हमारे पास। इसको मैं नाम दे देता हूँ एज R1। वहीं पे इस तरफ भी 90 डिग्री एंगल पे हमारे पास एक सपोर्ट रिएक्शन आ जाएगा R2, ठीक है। दिस इज ऑल्सो 90 एंड दिस इज ऑल्सो 90 डिग्रीज, ठीक है, परफेक्ट। अब एक बात को समझो कि ये अगर 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, राइट। सिमिलरली ये भी 90 डिग्री ही होगा, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, इस एंगल को मैं मान लेता हूं अल्फा, ठीक है। तो मैं आपको ये वाला ट्राइंगल थोड़ा सा बड़ा बना के दिखाता हूं इन द नेक्स्ट स्लाइड, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ओके, तो अब देखो यहां पे एक चीज को समझो कि, ठीक है, यहां पे एक चीज को समझो कि मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूं इस तरीके का, ठीक है। दिस इज हाउ मच, 40 डिग्रीज, दिस इज 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा विल बी 50 डिग्रीज। वाई, बिकॉज 90 प्लस 40 प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। तो अल्फा कितना हो जाएगा, 180 माइनस 130 डिग्रीज विच इज 50 डिग्रीज, राइट। एनी प्रॉब्लम इन दिस, नॉट एट ऑल, ठीक है। सिमिलरली ये दूसरा ट्राइंगल अब हम बनाते हैं, ये वाला, ठीक है। ये वाले में भी एक चीज समझो कि ये है कुछ तो इस तरीके का, यहाँ पे ये 90 डिग्री है, दिस इज 15 डिग्रीज, और ये कितना हो जाएगा, अगेन इसको बीटा मान लेते हैं, तो 15 प्लस 90 प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो बीटा कितना हो जाएगा, 180 माइनस 105 विच इज 75 डिग्रीज, ठीक है। तो बीटा मेरे पास कितना आ जाएगा, 75 डिग्रीज। अगेन आई एम ड्रॉइंग द डायग्राम, सी इट वेरी केयरफुली, ठीक है। मैं ये अल्फा और बीटा की वैल्यूज को पुट करके फिर से डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है। तो देखो, ये पॉइंट से यहां पे कुछ एक था, ठीक है, ये पॉइंट से ये थोड़ा सा ऐसा था, राइट, बिकॉज ऑफ वाई, बिकॉज दिस वॉज 15 डिग्रीज एंड दिस वॉज 40 डिग्रीज, ठीक है। यहाँ पे एक फोर्स आ रहा था इस तरीके से विच मेड दिस एंगल एज 50 डिग्रीज, और यहाँ पे भी एक फोर्स आ रहा था इस तरीके से विच मेड दिस एंगल एज 75 डिग्रीज। वेरी सिंपल, ठीक है। इस पे एक स्फीयर सिलेंडर हमारा जो है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का, वो ऐसे रेस्ट कर रहा है। क्लियर, ओके। मैं ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट थोड़ा सा इस तरफ ले लेता हूं ताकि डायग्राम बिकम्स क्लियर, ठीक है, परफेक्ट। ये मैं ले लेता हूं ऐसे, ठीक है, ये 90 डिग्री है, दिस बिकम्स योर 50 डिग्रीज, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा सेंटर। ये मेरा रिएक्शन था R1, ये था R2, दिस वाज द डायग्राम, वेरी गुड। अब देखो, अब अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं, एक्सटेंड के हिसाब से हम सेंटर बना लेते हैं, क्योंकि सेंटर से हम पास इसको कराएंगे, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे कुछ है सेंटर एंड दिस इज ऑल्सो पासिंग लाइक दिस। तो मतलब ये जो है मेरा, ये दिस इज माई R1 एंड ये जो है मेरा, ये दिस इज R2। क्लियर, वेरी क्लियर, ओके, परफेक्ट, ठीक है, ओके। अब देखो, नीचे की तरफ एक वेट लग रहा होगा, वेट की वैल्यू हमें दे रखी है, यस, वेट ऑफ सर्कुलर सिलेंडर इज 100 न्यूटन्स, तो ये हो जाएगा मेरा WC, ठीक है। अब अगर मेरे को इनके बीच का एंगल्स पता चल जाए तो ये मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा टू कैलकुलेट, राइट। फिर मेरे लिए दिस बिकम्स वेरी इजी टू कैलकुलेट, ठीक है। अब देखते हैं इसको हमें सॉल्व कैसे करना है, ठीक है।
तो देखो हमारे पास यहां पे क्या अवेलेबल है, ये रिएक्शन फोर्सेस हमारे पास इस तरीके से अवेलेबल हैं। अब देखो ध्यान से, दिस इज योर 50 डिग्रीज, दिस वन, इसी चीज को मैंने यहां से एक्सटेंड किया है, राइट, एंड दिस इज माय 75 डिग्रीज, जिसको मैंने यहां से एक्सटेंड किया है। ठीक है, परफेक्ट, ओके। अब देखो एक चीज को कि यहां पे हमारे साथ क्या होगा अभी कि ये एंगल, राइट, एंड दिस एंगल, अगर मुझे ये दोनों एंगल पता चल जाए, ठीक है, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर मी टू सॉल्व, देन इट विल बी वेरी मच इजी फॉर मी टू गेट द आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, राइट, हाउ आर वी गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, ओके, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए व्हाट यू विल डू इज कि ये लाइन जो आपको दिख रही है, ठीक है, या तो फिर ये सरफेस, राइट, और ये सरफेस, ये दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, दिस सरफेस एंड दिस सरफेस दे बोथ आर पैरेलल, है ना। तो यहां से एक लाइन ऐसी है, यहां से एक लाइन ऐसी है, तो ये एंगल और ये एंगल भी हमारा ऑलमोस्ट सेम रहेगा। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल भी हमारा जो है वो सेम ही रहेगा। तो मैं अगर यहां से एक हॉरिजॉन्टल बना दूं तो मेरा ये एंगल कितना हो जाएगा, 40 डिग्रीज, राइट, 40 डिग्रीज। ठीक है, ओके, और ये जो है मेरा ये 50 डिग्रीज, ये एक्सटेंड होते होते यहां पे भी 50 डिग्रीज हो जाएगा, राइट, क्योंकि इस तरीके से जा रहा है, तो ये एंगल जो होगा अल्फा, वो यहां पे भी अल्फा ही होगा। ये मेरा 50 हो जाएगा, ये 40 हो गया, तो अगर ये 50 है तो दिस बिकम्स 40। ठीक है, अच्छा, इस चीज को मैं रब कर देता हूं तो इट बिकम्स वेरी कंफ्यूजिंग फॉर यू गाइस। आई विल अगेन एक्सप्लेन यू। देखो यहां पे हमने क्या किया, इसे एक्सटेंड किया। ठीक है, तो जब इसे एक्सटेंड किया तो ये एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ 50 बना रहा है, यहां पे भी एक हॉरिजॉन्टल बना दिया, तो यहां पे जो एंगल होगा वही यहां पे होगा, और टोटल 90 होता है हमारे पास, तो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास, 40। सिमिलरली ये चीज यहां पे गई ऐसे, इस तरीके से, ये एंगल यहां पे कुछ बना रहा है 75। ठीक है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 15। यानी कि इफ आई ड्रॉ द फोर्स डायग्राम अगर मैं बनाऊं इन तीनों का, तो नीचे तो मेरे पास है 100 न्यूटन्स, राइट, 100 न्यूटन्स, यहां पे मेरे पास है R1, यहां पे मेरे पास है R2, R1 R2 के बीच में कितना एंगल होगा, 55 डिग्रीज। ठीक है, 40 प्लस 15 इज 55 डिग्रीज। ठीक है, अब देखो 55 वहां पे हो गया, ठीक है, यहां पे कितना हो गया हमारे पास 50, और यहां पे कितना हो गया हमारे पास 75। ठीक है, 75। अगेन अगर हम इन तीनों को ऐड करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 55 प्लस 50 प्लस 75, 180 डिग्री, मतलब ये पूरा एंगल सम प्रॉपर्टी को मैच कर रहा है, और यहां पे ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 90। ठीक है, तो मेरा यहां से जो आंसर आएगा फॉर फोर्स डायग्राम, देखो कोई भी क्वेश्चन अगर आप करो स्फीयर प्रॉब्लम का ऑन अ सरफेस, ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना कि यहां पे हमें बेसिक ज्योमेट्री आनी चाहिए। अगर आप बेसिक ज्योमेट्री नहीं लगाना चाहते कोई बात नहीं, आप यहां पे 50 के दो कंपोनेंट ले लोगे, 50 कॉस 50 साइन, सॉरी दिस इज नॉट साइन लाइक दिस, साइन विल बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, 50 कॉस 50 साइन ले लो, यहां पे भी ये कितना है हमारे पास 75 है। ठीक है, 75 है तो 75 कॉस और 75 साइन, ये भी करके आप कर सकते हो सॉल्व, नो प्रॉब्लम। बट द थिंग इज कि
इसको सॉल्व करोगे अगर आप इस तरीके से तो आपका टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, उसी के साथ साथ कैलकुलेशन एरर होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। और अगर आंसर मान लो 78 है, आपका आंसर कुछ तो 82 के आसपास आएगा, विच इज नॉट अ बिग डील। दिस इज नॉट अ बिग डील, राइट? दिस इज नॉट एट ऑल अ बिग डील, ये चलेगा। बट अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द एग्जामिनर, जो आपका पेपर चेक कर रहा है उसके ऊपर फिर डिपेंड कर जाएगा कि वो इतना डेविएशन चला सकता है कि नहीं। मैकेनिक्स में चलता है, नो प्रॉब्लम, बट अगेन एग्जामिनर पे डिपेंड होने से बेटर है इफ द करेक्ट आंसर इज 78, यू ब्रिंग योर आंसर्स क्लोज टू 79। तो उस केस में कोई भी एग्जामिनर हो, ही और शी हैज टू गिव मार्क्स। ठीक है, चलिए तो अब मैं यहां पे इसका फोर्स डायग्राम बना लेता हूं कंप्लीट। यहां पे मेरा था R1, यहां पे मेरा था R2 और नीचे की तरफ था मेरा 100 न्यूटन्स। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? आई थिंक सो 55। ठीक है, ये एंगल कितना हो जाएगा? 50 प्लस 90 140। एंड ये एंगल मेरा कितना हो जाएगा? 75 प्लस 90 इज व्हाट? 75 प्लस 90 is nothing but 165, right? 165. So apply Lami's theorem. ठीक है, Lami's theorem को अप्लाई करके अब हमें क्या मिल जाएगा? R1 के अपॉन में साइन 165, R2 के अपॉन में साइन 140 एंड 100 के अपॉन में साइन 55। यहां से R1 मेरा कितना आ जाएगा? 100 इंटू साइन 165 बाय साइन 55 एंड R2 कितना आ जाएगा? 100 इंटू में साइन 140 divided by sine 55. So both of them will come some newtons. Let's see. So 100 into sine 165 divided by sine 55. Okay, you get answer as 31.59 newtons. और यहाँ पे 100 into sine 140 divided by sine 55, 78.46 न्यूटन्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमें दोनों रिएक्शन फोर्सेस मिल गए। ठीक है, तो इसी के साथ वी नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज दिस। 3 cylinders weighing 100 newtons each and of 80 mm diameter are placed in a channel of 180 mm width as shown in the figure. ठीक है, 180 mm का यहाँ पे हमारे पास विड्थ है, 3 हमारे पास स्फीयर हैं 1, 2 and 3, इन तीनों का डायमीटर दे रखा है। तो अगेन व्हाट इज द गिवन डेटा फॉर अस? गिवन डेटा फॉर अस इज दैट डायमीटर ऑफ स्फीयर इज 80 mm. ठीक है, डिटरमाइन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सिलेंडर A on B at the point of contact. मतलब इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे B ने कितना F फोर्स ऑन B, सॉरी द सिलेंडर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सिलेंडर A on B. ठीक है, सो फोर्स एक्सर्टेड ऑन B बाय A इज व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट। ठीक है, सबसे पहले इसी को निकालना है। ठीक है, फिर क्या निकालना है? द सिलेंडर B ऑन द बेस। तो ये सिलेंडर B है, इसका बेस होगा हमारे पास। ठीक है, एंड दिस इज द वॉल, ये जो है ये वॉल है एंड दिस इज नथिंग बट द बेस। ठीक है, ओके, तो अगेन R1 समथिंग, R2 समथिंग, हमें ये 3 चीजें को निकालना है। ठीक है, परफेक्ट। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें पता तो चल गया हमें क्या निकालना है, we understood the diagram also. Now the main thing comes is that how to draw the FBD of this diagram. ठीक है, इस डायग्राम का हम FBD कैसे बनाएं? तो देखो यहां पे मैं यही पे आपको शो करूंगा। ठीक है, I'll erase all these things. सबसे पहले FBD हम बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम बनाएंगे FBD ऑफ ए स्फीयर। जो हमारा ए स्फीयर है, नंबर ए स्फीयर, उसका हम लोग FBD सबसे पहले बनाएंगे। क्यों उसका बनाएंगे?
क्योंकि देखो बी का अगर मैं बनाऊंगा तो बी पे देखो क्या हो रहा है, ठीक है, ये मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है, दिस यू अंडरस्टूड, दिस इज बेस एंड दिस इज वॉल, ठीक है। अब देखो बी का अगर मैं बनाऊंगा ना तो यहां पे एक रिएक्शन फोर्स लगेगा, यहां पे एक रिएक्शन फोर्स लगेगा, ये रिएक्शन फोर्स को मैं R1 मान लेता हूं, ये रिएक्शन फोर्स को मैं R2 मान लेता हूं, ठीक है। और बी और सी में कोई भी रिएक्शन फोर्स नहीं लगेगा बिकॉज देयर इज सम गैप बिटवीन देम, तो यहां पे तो कोई रिएक्शन फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। और ए की वजह से बी पे भी एक रिएक्शन फोर्स लगेगा, राइट, ए की वजह से बी पे भी कुछ तो रिएक्शन फोर्स लगेगा, आर ऑन ए, सॉरी आर ऑन बी ड्यू टू ए, आर ऑन बी ड्यू टू ए, आर ऑन बी ड्यू टू ए, ठीक है। तो इसीलिए मैं बी स्फीयर का पहले एफबीडी नहीं बना सकता क्योंकि तीनों ही चीजें अननोन है, इसलिए अब समझ में आया मैं ए का क्यों बना रहा हूं, दिस इज द ओनली रीजन। एक नोन रिएक्शन फोर्स तो होना ही चाहिए, एंगल्स हम निकाल लेंगे, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट द मेन प्रॉब्लम इज दैट कि रिएक्शन फोर्स एक तो नोन होना ही चाहिए, ठीक है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, ए का एफबीडी बनाएंगे। तो पहले यहां पे मैं आपको बता देता हूं कैसे करना है, एंड देन on the next slide we will separately draw the FBD of A, ठीक है। तो देखो A पॉइंट का सेंटर ये है, ये B पॉइंट का सेंटर है, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। वहीं पे A पॉइंट का सेंटर ये है, C पॉइंट का ये है, अगर मैं इन्हें जोड़ दूं तो कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। एंड आई विल जस्ट ज्वाइन B एंड C, ठीक है। तो अब एक चीज को समझो कि बी की वजह से ए पे एक रिएक्शन फोर्स आ रहा होगा, रिएक्शन फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, वहीं पे सी की वजह से भी रिएक्शन फोर्स एक आ रहा होगा, रिएक्शन फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, और एक हमारे पास नीचे की तरफ वेट आ रहा होगा क्योंकि हमें स्फीयर का वेट भी दे रखा है, वेट कितना दे रखा है, 100 न्यूटन ईच, ठीक है। तो यहां पे 100 न्यूटन का वेट भी डाउनवर्ड लग रहा होगा, राइट। तो देखो इसी को अगर मैं एक्सटेंड करके सिंपलीफाई करूं, ठीक है, तो ये मेरा एंग हो जाएगा और ये मेरा कुछ तो हो जाएगा, क्या है ये है आर ए बी, आर ए सी, ठीक है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। दिस इज आर ए बी, आई जस्ट इरेज एंड आई राइट इट ओवर हियर आउटसाइड आर ए बी, ठीक है। यहां तक हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ डायग्राम को ध्यान से देख के कि मेरे पास एंगल तो बिल्कुल भी नहीं है, मैं यहां पे 90, 60, 50 कुछ नहीं मान सकता, राइट। एंगल प्रॉपर एंगल होना चाहिए, ठीक है, और वो मेरे पास फिलहाल नहीं है, क्लियर, एज सिंपल एज दैट, ओके। तो देखो यार एक चीज समझो कि ये जो मैंने बनाया, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है मेरे पास, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमारे पास कितना है, तो देखो ये डिस्टेंस के लिए यहां से लेके यहां तक का रेडियस हमें पता है कितना है, डायमीटर है 80 तो रेडियस हो जाएगा 40, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का भी 40, तो ये पूरा 80 mm हो जाएगा लेंथ, ठीक है। यानी कि ए बी का लेंथ कितना है, 80 mm, लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ ए बी इज व्हाट, 80 mm, ठीक है। वैसे ही लेंथ ऑफ ए सी भी कितना हो जाएगा, 80 mm, क्योंकि तीनों आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, ठीक है ना। गिवन में हमारे पास यहां पे क्या है, 3 आइडेंटिकल स्फीयर्स, 3 आइडेंटिकल स्फीयर, क्लियर। तो ये जो डिस्टेंस है हमारे पास, ये पॉइंट के भी कितने हो जाएंगे, 80 mm, क्लियर, परफेक्ट। अब देखते हैं यार
कि अगर मेरे को कहीं से भी राइट अगर मेरे को कहीं से भी ये डिस्टेंस मिल जाए, ठीक है, कहीं से भी अगर मेरे को ये डिस्टेंस मिल जाए, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर मी टू कैलकुलेट कि भाई अब हमारा जो थीटा होगा ना वो कितना होगा, वो मेरे को बड़े आसानी से पता चल जाएगा, क्योंकि जो थीटा मेरे को ये मिलेगा वही मेरा यहाँ पे भी होगा। एंड जो थीटा, आई जस्ट चेंज द इंक एंड शो यू, जो थीटा मेरे को यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे, दैट विल बी द सेम थीटा ओवर हियर, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो चीजें मेरी कई हद तक सॉर्ट हो जाएंगी, ठीक है, मेरी चीजें कई हद तक जो है वो सॉर्ट हो जाएंगी, ठीक है, एंड देयर विल बी नो प्रॉब्लम आफ्टर दैट, ठीक है। बट द क्वेश्चन इज कि हाउ टू फाइंड दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, हाउ टू फाइंड दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो अब देखो, ये डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम इस डिस्टेंस को रिलेट करेंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे, इस डिस्टेंस को जो है वो रिलेट करने की ट्राई करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब इसको हम लोग कैसे रिलेट करेंगे, दैट इज द ओनली क्वेश्चन विच वी हैव टू आंसर। तो इसको अब हम लोग कैसे करेंगे यार, वो समझने वाली बात होगी, ठीक है। तो देखो, ये मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर बनाया, ये देखो यहां पे काट रहा है, ये एकदम मिड पॉइंट में काटेगा, दिस विल बिकम 90 millimeters and this length will become 90 millimeters, क्लियर। अब ये जो 90 हो गया, तो 90 में से अगर मेरे को ये रेडियस तो मालूम है, ये डिस्टेंस, राइट, ये डिस्टेंस मेरा है 40, ठीक है, राइट। तो 90 में से अगर मैं ये 40 निकाल देता हूं, ये 40 mm, तो मेरे को ये पूरा कंप्लीट डिस्टेंस मिल जाएगा, yes or no? I'll again repeat and show you कि मैंने कैसे किया, ठीक है। देखो यहां पे हमने क्या किया, ये रेडियस मेरे को पता है, ये 40 है, मिड पॉइंट पे काटेगा, ये वेट जो है ये मिड पे जाएगा, मिड पॉइंट पे 180 का, तो 180 mm का हाफ क्या होगा, 90 mm, 90 mm में से 40 mm माइनस कर दिया, तो मेरे पास ये डिस्टेंस कंप्लीट आ जाएगा, विच इज नथिंग बट 50 mm, ठीक है। तो जो मेरे पास ट्राइंगल बनेगा, ठीक है, ट्राइंगल बनेगा, वो ट्राइंगल कुछ तो इस तरीके का होगा, I'll again draw this, this is sphere 1, this is sphere 2 and this is sphere 3, ठीक है। यहां पे मान लो यहां पे कुछ तो फोर्स था, यहां पे कुछ तो फोर्स था, this was RAB एंड दिस वॉज RAC, ठीक है, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, तीनों सेंटर को हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया, ठीक है। I'll just shift this center, ठीक है, ज्वाइन कर दिया, और ये एक मैंने यहां से मिड पॉइंट बना दिया, क्यों, क्योंकि यहां पे एक वेट भी जा रहा है, कितने न्यूटन का, 100 न्यूटन का, राइट। दिस इज योर A, दिस इज योर स्फीयर B, दिस इज योर C। अब हर एक का रेडियस हमारे पास कितना था, 40, ठीक है। ये डिस्टेंस जो था पूरा, ये यहाँ पे वॉल है, ठीक है, यहाँ पे भी बेस है उसका, जो भी है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस जो था ये 90 था, और ये जो डिस्टेंस है मेरे पास, ये पूरा, दिस इज 40, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 50। एंड अगेन वी ऑलरेडी हैव दिस डिस्टेंस, दिस इज 80। तो क्या मेरे को ये एंगल मिल जाएगा, थीटा, वेरी गुड, मिल जाएगा। तो tan थीटा विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, यानी 50/80, विच इज इक्वल्स टू 50/80 tan, ओके, 50/80 को हम लोग tan इनवर्स आंसर करेंगे, विल गेट 32 डिग्रीज, ठीक है, 32 डिग्रीज हमें मिल जाएगा। यहां से ये एंगल कितना हो जाएगा, 32 डिग्रीज, हाउ मच, 32 डिग्रीज। वहीं पे एक और जगह अगर मैं tan बीटा लगाऊं इस साइड पे, ठीक है, तो इस साइड पे भी मेरे को ये कितना मिल जाएगा, सेम 32 डिग्रीज। वाई, बिकॉज दिस इज ऑल्सो 80, दिस इज ऑल्सो 50, ठीक है।
तो tan बीटा इज ऑल्सो 32 डिग्रीज। यानी कि अगर मैं फोर्स डायग्राम बनाऊं, इफ आई ड्रॉ द फोर्स डायग्राम, व्हाट विल आई गेट? दिस इज माय पॉइंट ए, यहां से एक रिएक्शन जा रहा है RAB, यहां से एक रिएक्शन जा रहा है कितना RAC, नीचे की तरफ हमारे पास है क्या 100 न्यूटन्स, ठीक है, एंड ये कितना है हमारे पास 32, ठीक है, 32 डिग्रीज एंड 32 डिग्रीज। ओके, अब देखो ये भी थीटा अगर मैं निकाल लूं, ठीक है, ये थीटा भी अगर मैं निकाल लूं तो मेरे को ये एंगल मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, राइट, यस। तो वो कैसे निकलेगा? इसको मान लेते हैं, थीटा नहीं मानते हम लोग, इसको हम लोग गामा मान लेते हैं, ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग गामा मान लेते हैं, क्योंकि जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा, राइट, बिकॉज पैरेलल है ना। देखो ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के, और ये फोर्स ऐसे है एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है। तो देखो अब tan गामा यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, हमारे पास क्या है अवेलेबल, बेस है और हमारे पास ये प्रेजेंट है, ठीक है, hypotenuse present है, okay, if the base and the hypotenuse is present with us, then we cannot apply tan theta also. Sorry, I'm really sorry guys, I am really sorry, मेरे से एक ये गलती हो गई, I'll just erase this out. We can't apply tan also. What we will do is we will be applying over here, we have यहाँ पे बेस है, ये hypotenuse है, ठीक है, ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, साइन थीटा हम यहाँ पे लगा देंगे, साइन थीटा विल बी व्हाट 50/80, 50 divided 80, साइन इनवर्स आंसर वी गेट 38.68, या 38.68, ओके। और यहाँ पे ये गामा निकालने के लिए हम क्या करेंगे अब, कॉस गामा, ठीक है, 50/80 अगेन, तो 50/80 cos इनवर्स आंसर वी गेट 51.31, ये एंगल हो जाएगा मेरा 51.31, ये एंगल हो जाएगा मेरा 51.31, दिस इज 90, दिस इज 90, ठीक है। आई एम रियली सॉरी बिकॉज ऑफ दिस मिस्टेक, ठीक है, हम एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर सकते थे बट हमने नहीं किया, ठीक है। तो आप में से जो लोग इस प्रॉब्लम को पॉज करके सॉल्व कर रहे हैं, वेरी गुड, इफ यू आर गेटिंग दीज आंसर्स, ठीक है, और जो मेरे साथ साथ हैं तो उनके लिए आई एम रियली सॉरी, प्लीज मेक दिस करेक्शन, ठीक है, बिकॉज हमारे पास हाइपोटेनस था और बेस था, हमारे पास परपेंडिकुलर था ही नहीं, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये चीज समझ में आ गई, और जैसे आपको अब ये चीज समझ में आ गई, नाउ द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, नाउ द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। कैसे? देखो अब इस फोर्स डायग्राम को थोड़ा सिंप्लीफाई हम कर देंगे। यहाँ पे ये ए पॉइंट है मेरे पास, यहां से कुछ तो एक है फोर्स, यहां से एक दूसरा फोर्स था, यहां से एक तीसरा फोर्स था, ठीक है, ये 100 न्यूटन, ओके, परफेक्ट। चलो तो अब मेरे पास ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस विल बी सेम एंड दिस विल बी लिटिल डिफरेंट। सो 38.68 into 2 we get 77.36, और यहाँ पे 51.31 plus 90 we get 141.31 RAC, क्लियर, वेरी गुड। अब देखो 100 by sin 77.36 is equals to RAB by sin 141.31 is equals to RAC by sin 141.31। मतलब देखो RAB और RAC तो सेम आने वाला है, तो RAB is equals to RAC is equals to what, 100 into sin 141.31 divided by sin 77.36। तो यहां से RAB और RAC हमारे पास कुछ न्यूटन आएगा, लेट्स सी, sin 141.31 into 100
divided by sine 77.36. We get the answer as 64.06 यानी 64 न्यूटन्स। ठीक है, तो आर ए बी और आर ए सी हमारे पास कितना आ गया एज 64 न्यूटन्स। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, इसके अंदर खाली यही समझना था कि हाउ टू फाइंड दिस पॉइंट। ये एक्स पॉइंट अगर आपको मिल गया विच इज नथिंग बट एल्टीट्यूड बनाया, परपेंडिकुलर बनाया, वो सीधा 180 का हाफ कर रहा है। रेडियस हमें ऑलरेडी पता है इट इज 40 mm, तो 90 में से 40 माइनस करोगे तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। वंस यू गेट दिस डिस्टेंस यू अप्लाई दीज साइन एंड कॉस एंगल्स टू गेट दिस एंड दिस। ठीक है, अब जैसे ही हमने ए का बना लिया वैसे ही अब हम क्या करेंगे रिएक्शन फोर्सेस के लिए। फॉर रिएक्शन फोर्सेस किस पे ऑन बेस एंड वॉल, ऑन वॉल एंड बेस we will draw FBD of पॉइंट कौन सा, सॉरी पॉइंट नहीं, ऑफ स्फीयर बी। ठीक है, बी स्फीयर का अब हम एफबीडी बनाएंगे। ठीक है, बी स्फीयर का अब हम एफबीडी बनाएंगे। तो ये देखो बी स्फीयर के एफबीडी में सी को तो इंक्लूड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सिर्फ ए पॉइंट ए स्फीयर रहेगा। दिस इज माय ए स्फीयर, दिस इज माय बी स्फीयर। ठीक है, अब देखो यहां पे एक वॉल था। ठीक है, और ये रहा हमारा बेस। ठीक है, तो बेस से यहां पे एक रिएक्शन फोर्स, इसको मान लेते हैं R1, और वॉल से यहां पे एक रिएक्शन फोर्स, इसको मान लेते हैं R2, और W इसका 100 न्यूटन्स। राइट, इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन करूं तो ए पॉइंट ए स्फीयर की वजह से बी पे एक रिएक्शन फोर्स भी लगेगा विच आई कैन टेल इट एज RBA। ठीक है, अब हमें पता है कि RAB इज इक्वल्स टू RBA इज इक्वल्स टू नथिंग बट 64 न्यूटन्स। राइट, तो अब देखो यहां पे ये चीज कुछ तो यहां चली जाएगी। ठीक है, ये चीज कुछ तो यहां चली जाएगी। अच्छा, अब जब तक ये इस तरफ था ये एंगल मेरे पास कितना था, आई हैड दिस एंगल as 51.31। ठीक है, मेरे पास ये एंगल कितना था 51.31। ठीक है, अब मेरे को क्या करना होगा, राइट, ये एंगल भी जो है मेरा फिर इतना ही हो जाएगा 51.31, एंड इफ दिस एंगल इज 51.31 वर्टिकली अपोजिट एंगल में ये हो जाएगा मेरे पास 51.31। दिस विल बी माय 51.31। आई होप सो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ये एंगल यहां पे 51.31, इसी को एक्सटेंड करोगे तो ये बनेगा सेम चीज। राइट, ये जैसे बना वैसे ये चीज भी बनेगा सेम टू सेम, और यहां से यहां वर्टिकली अपोजिट एंगल चला जाएगा। तो ये चीज हमारे पास कितनी आ जाएगी, फिर ये चीज हमारे पास कितनी आ जाएगी कि वो 90 होता है तो 90 में से 51.31 अगर आप माइनस करेंगे 38.69। सो दिस एंगल विल बी व्हाट 38.69। यानी कि अगर मैं फोर्स डायग्राम बनाऊं, ठीक है, अगर मैं यहां पे फोर्स डायग्राम बनाऊं तो उस केस में ये हो जाएगा मेरा पॉइंट बी से ये नीचे जाएगा। ठीक है, ये नीचे जाएगा, स्फीयर बी कोई पॉइंट बी ले लिया हमने अभी। ठीक है, ये नीचे जाएगा। अच्छा, इस तरफ में हमारे पास आएगा R2 रिएक्शन फोर्स। ठीक है, R2 रिएक्शन फोर्स। ओके, अब देखो यहां से ये नीचे जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है, तो मैं ऊपर ही एक फोर्स बना देता हूं। मैं उसका नाम क्या दूंगा वो ध्यान से देखना। ये ऊपर एक फोर्स बन जाएगा
इसका नाम क्या होगा, R1 माइनस 100। जो भी R1 आएगा उसमें से 100 माइनस कर देंगे, क्योंकि वेट नीचे जा रहा है एंड द रिएक्शन फोर्स इज गोइंग अप, तो हमने एक फोर्स सीधा ऊपर का ले लिया एंड उसकी वैल्यू रख दी हमने R1 माइनस 100। ठीक है, और एक ये फोर्स जाएगा हमारे पास, ठीक है, एक ये फोर्स जाएगा हमारे पास, तो दिस विल बी 90। ठीक है, ये एंगल हमारे पास कितना था, 51.31। ठीक है, और यहां से अगर आप देखें तो ये एंगल कुछ था 38.69 आई थिंक सो, 38.68। ठीक है, 38.68। क्लियर? अच्छा, ये 90 डिग्रीज, ये 90 डिग्रीज। अब बहुत आसान हो गया हमारे लिए। बी पॉइंट ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, R1 माइनस 100 न्यूटन्स। ठीक है, यहां के तरफ पे क्या हो जाएगा, R2, और इस तरफ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 64 न्यूटन्स विच इज RBA। ठीक है, परफेक्ट। अब देखो ये एंगल मेरे पास कितना हो जाएगा, 51.31 प्लस 90। 51.31 plus 90 is what, 141.31. So this angle will be what, 141.31। ठीक है, ये एंगल मेरे पास 90 ही रहेगा, और ये एंगल मेरे पास कितना आ जाएगा, 38.68 प्लस 90, 128.68। क्लियर? ओके, अब हम क्या करेंगे, अप्लाई लेमीज थ्योरम। अप्लाई लैमीज थ्योरम। ठीक है, लैमीज थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास अब क्या आंसर आएगा वो देखो, R2 के अपॉन में साइन 141.31। अब मेरे हिसाब से आप अपोजिट एंगल्स निकालना बहुत मास्टर हो गए, ये R2, ये 141.31, ये R1 माइनस 100, R1 माइनस 100 बाय साइन 128.68 इज इक्वल्स टू 64 बाय साइन 90, यानी कि R2 इज इक्वल्स टू 64 इंटू साइन 141.31। ठीक है, तो 64 इंटू साइन 141.31 इज व्हाट, 40 न्यूटन्स। ठीक है, ये मेरे पास आ गया R2। अब R1 के लिए हम क्या करेंगे, इट विल बी व्हाट, 64 इंटू साइन 128.68। ठीक है, इसमें हम क्या कर देंगे, प्लस 100 कर देंगे, तो हमारे पास R1 कितना आ जाएगा, 64 इंटू साइन 128.68। ठीक है, प्लस में 100 इज व्हाट, 149.96, मतलब कि आप पकड़ के चल लो, इट इज 150 न्यूटन्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमने चारों के चारों रिएक्शन फोर्सेस निकाल लिए, जो भी हमें निकालना था। यहाँ पे हमने R2 भी निकाल लिया, R1 भी निकाल लिया, FBA भी निकाल लिया, NFAC भी निकाल लिया। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, इसी के साथ थैंक यू फॉर सेलिंग विद अस एट आरू अंडरवे। ठीक है, योर जर्नी टू मास्टरिंग मरीन इंजीनियरिंग हैज जस्ट बिगन। तो यार आज के लिए बस इतना ही था। जितने क्वेश्चंस हमने किए, आपको पता है आप आरू अंडरवे ME से पढ़ रहे हैं, आपको पता है दिस इज नॉट इनफ फॉर अस, हमारे लेवल के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे, हम एक लेवल और ऊपर जाएंगे, ताकि वी आर प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। ठीक है, आई अगेन रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज आप जब भी वीडियोस देखने बैठ रहे हैं, कॉपी पेन लेके बैठें, वॉट एवर वी आर मेकिंग यू राइट, प्लीज राइट दैट। जो कुछ भी हमारे स्लाइड्स पे लिखा रहता है उसको नोट डाउन करें। जैसे ही वीडियोस खत्म होते हैं, आप क्वेश्चंस को दोबारा से अटेम्प्ट करो और खुद से अटेम्प्ट करो, ताकि उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी और आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स जो है वो अच्छे रहेंगे, राइट? बिकॉज एक अनप्रिडिक्टेबल सब्जेक्ट में अगर हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं, देन दिस इज द ओनली वे। और जैसे जैसे आपको पता ही है कि एवरी ट्यूसडे आपके लिए वीडियोस आ ही जाती हैं,
for engineering mechanics or Thursday is for your seniors mechanics of machines. तो every Tuesday हफ्ते में सिर्फ एक वीडियो आ रहा है, तो जैसे ही वो वीडियो आए ट्राई करो पूरे वीक में उस वीडियो को फिनिश कर लेना, ठीक है। और उसमें जो कुछ भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं उस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आप अच्छे से कर लें, ताकि जब हम लोग सिर्फ क्वेश्चन वीडियोस लाएं वहां पे आप पॉज करके खुद से ट्राई करने लायक अपने आप को उस हिसाब का लेवल रखें। दिस इज व्हाट आई विश फ्रॉम ईच एंड एवरी वन ऑफ यू हु इज टेकिंग लेसन्स और हु इज लर्निंग फ्रॉम आरू अंडरवे एनी, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस शीट्स की बात रही तो प्रैक्टिस शीट्स आपको अवेलेबल हो जाएगा डिस्क्रिप्शन में आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ईच यूनिट। हमारा यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। यूनिट नंबर 2 भी, द नेक्स्ट वीडियो विल बी द लास्ट वीडियो फॉर यूनिट नंबर 2। उसमें हम सारे क्वेश्चंस कर लेंगे एंड देन विल स्टार्ट विद यूनिट नंबर 3, ठीक है। अगेन, जिसको भी आपको लग रहा है कि आपके बैचमेट्स को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, या आप जूनियर हो तो आपके सीनियर्स के साथ आपका इंटरेक्शन तो रहता होगा, तो उनसे भी आप पूछो कि इफ दे आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम्स विद मैकेनिक्स ऑफ मशीन, डू रिकमेंड आरू अंडरवे एनी टू देम, ठीक है। इसी के साथ इफ यू आर लाइकिंग माय वीडियोस, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, स्टे क्यूरियस एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। थैंक यू।